नमस्ते। अच्छा, जो कपड़े आज पहने हैं या जिस फोन पर ये सब देखा जा रहा है, ये सब कहीं ना कहीं एक फैक्ट्री में ही तो बने हैं। पर कभी सोचा है कि ये फैक्ट्रियां, ये बड़ी बड़ी मशीनें और ये पूरा का पूरा सिस्टम जिसने हमारी दुनिया को बदल डाला, आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए आज ना एक टाइम मशीन में बैठते हैं और इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, समझते हैं द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की पूरी कहानी। तो इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि भाई फैक्ट्री आने से पहले दुनिया थी कैसी। फिर चलेंगे ब्रिटेन, जहां मशीनों और इंसानों के बीच एक नई ही जंग छिड़ गई थी। इसके बाद कहानी का रुख होगा भारत की तरफ, जहां हम अपने बुनकरों का हाल जानेंगे। फिर देखेंगे कि भारत में पहली फैक्ट्रियां कैसे और कब लगीं। और आखिर में समझेंगे कि ये एडवर्टाइजिंग यानी विज्ञापन के जरिए सामान बेचने का नया दौर कैसे शुरू हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सफर का पहला पड़ाव। हम एक ऐसे जमाने में जा रहे हैं जहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का कोई नामो निशान तक नहीं था। पर मजे की बात यह है कि फिर भी इंटरनेशनल मार्केट के लिए बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन हो रहा था। अब इस दौर को ना इतिहासकार एक खास नाम देते हैं, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। अरे वाह, कितना भारी शब्द है ना। पर घबराना बिल्कुल नहीं है। प्रोटो का मतलब होता है पहला या शुरुआती स्टेज। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का बस एक शुरुआती दौर था। समझने के लिए इसे 18वीं सदी का वर्क फ्रॉम होम सिस्टम भी कह सकते हैं। मतलब सारा काम किसी एक फैक्ट्री में नहीं, बल्कि कारीगर अपने अपने घरों और गांव से कर रहे थे। तो ये वर्क फ्रॉम होम वाला सिस्टम आखिर काम कैसे करता था? चलिए एक कहानी की तरह समझते हैं। सोचिए, शहर का एक अमीर सौदागर है, जिसे हम मर्चेंट कहेंगे। वो गांव आता है। सबसे पहले वो एक स्टेपलर से ऊन खरीदता है। अब ये स्टेपलर कौन? वो इंसान जो ऊन को रेशों के हिसाब से छांटता था या स्टेपल करता था। फिर ये ऊन गांवों में सूत काटने वालों यानी स्पिनर्स को दिया जाता। धागा बन गया, चलो अब इसे बुनकरों, वीवर्स तक पहुंचाओ। बुना हुआ कपड़ा जाता फुलर्स के पास, जो उसे सिकोड़ कर ठीक करते, और फिर रंगरेजों यानी डायर्स के पास रंगने के लिए। फाइनल टच यानी फिनिशिंग होती थी लंदन में। और फिर बूम, ये कपड़ा इंटरनेशनल मार्केट में बिक जाता। सोचिए जरा, एक मर्चेंट के नीचे सैकड़ों कारीगर काम कर रहे थे, सब अपने अपने घरों से, एक बहुत बड़े नेटवर्क की तरह। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। गांव के घरों से निकलकर अब हम उस दौर में पहुंच रहे हैं जहां ब्रिटेन में पहली बार फैक्ट्री सिस्टम की शुरुआत हुई। तो देखिए, 1730 के दशक में इंग्लैंड में पहली फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो गईं। और इस नए युग का सबसे बड़ा सिंबल क्या बना? कॉटन। रिचर्ड आर्कराइट जैसे लोगों ने कॉटन मिल बनाई। और बस अब सब कुछ बदलने वाला था। जो काम पहले पूरे गांव में अलग अलग घरों में फैला हुआ था, अब वो सिमटकर एक ही छत के नीचे एक ही मैनेजर की निगरानी में होने लगा। ये प्रोडक्शन का एक बिल्कुल ही नया चेहरा था। और फिर टेक्नोलॉजी में तो एक जबरदस्त क्रांति आ गई। पहले क्या होता था, एक परिवार हाथ से एक पहिए पर बड़ी मुश्किल से एक धागा काट पाता था। और फिर आई एक नई मशीन, स्पिनिंग जेनी। इसका कमाल ये था कि बस एक पहिया घुमाओ और एक साथ कई धागे तैयार। प्रोडक्शन तो मानो रॉकेट की स्पीड से बढ़ गया। लेकिन इसी स्पीड ने मजदूरों के मन में बेरोजगारी का एक गहरा डर भी पैदा कर दिया। और ये डर कोई छोटा मोटा नहीं था, बहुत गहरा था। 1790s की एक मैजिस्ट्रेट रिपोर्ट से ये बात साफ पता चलती है। उसमें लिखा है कि मजदूरों की भीड़ मशीन को टुकड़े टुकड़ों में काटने के इरादे से आगे बढ़ी थी। उन्हें डर था कि अगर ये मशीनें आ गईं तो हाथ से काम करने वालों की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। सोचिए, खासकर वो औरतें जो हाथ से कताई करके अपना घर चलाती थीं, उन्होंने तो नए मशीनों पर हमले तक करने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि ये मशीनें सीधी सीधी उनकी रोजी रोटी छीन रही थी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। इतनी नई नई मशीनें आने के बावजूद कई फैक्ट्री मालिक इंसानों से ही काम करवाना पसंद करते थे। अब सवाल उठता है, भाई ऐसा क्यों? इसके ना 4 बड़े कारण थे। पहला, ब्रिटेन में मजदूरों की कोई कमी ही नहीं थी, तो वो बहुत सस्ते में मिल जाते थे। दूसरा, कुछ काम सीजनल होते थे, जैसे क्रिसमस के टाइम पर बुक बाइंडिंग का काम। अब इसके लिए पूरे साल एक महंगी मशीन रखकर क्या करते? कोई मतलब नहीं था। तीसरा, मशीनें तो एक जैसा यूनिफॉर्म सामान बनाती थी, जबकि बाजार में तो 500 तरह के हथौड़ों और अलग अलग डिजाइन की कुल्हाड़ियों की मांग थी, और ये तो हाथ से ही बन सकती थी। और चौथा और आखिरी कारण, अमीर लोग, वो तो हमेशा हाथ से बनी बारीक चीजें ही पसंद करते थे, जो उनके स्टेटस का सिंबल होती थी। पर इन सब के बीच जो मजदूर थे, उनकी जिंदगी बहुत ही मुश्किल थी। काम की तलाश में गांव से सैकड़ों लोग शहर तो आ जाते, पर काम मिलना, वो तो किस्मत की बात थी। उन्हें हफ्तों हफ्तों इंतजार करना पड़ता, पुलों के नीचे या रैन बसेरों में रातें गुजारनी पड़ती थीं। और जब काम मिलता भी था तो मजदूरी बहुत कम होती, और साल के कई महीने तो वो बेरोजगार ही बैठे रहते। चलिए अब कहानी का रुख भारत की तरफ मोड़ते हैं
और देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले हमारे देश के कपड़ा व्यापार की क्या शान थी और फिर अंग्रेजों के आने के बाद सब कुछ कैसे बदल गया। मशीन युग से पहले ना पूरी दुनिया के कपड़ा बाजार पर भारत के रेशम और सूती कपड़ों का राज चलता था। हमारे सूरत और हुगली जैसे बंदरगाहों से पूरे दुनिया में कपड़ा एक्सपोर्ट होता था। क्वालिटी ऐसी थी कि हमारा कोई मुकाबला ही नहीं था दूर दूर तक। लेकिन फिर आया बदलाव का वो दौर जिसने सब कुछ तबाह करके रख दिया। ये जो 2 नंबर है ना, ये पूरी कहानी बयां करते हैं। 1811 में भारत के कुल एक्सपोर्ट में 33% हिस्सा हमारे कपड़ों का था और सिर्फ 40 साल बाद 1850 आते आते ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 3% रह गया। सोचकर देखिए, एक जबरदस्त गिरावट जिसने लाखों बुनकरों की कमर ही तोड़ दी। आखिर ऐसा हुआ क्यों? हुआ ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सत्ता में आते ही पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल दिया। देखिए, पहले क्या था, गांव के ही व्यापारी बुनकरों से कपड़ा लेते थे। उनके बुनकरों से पारिवारिक रिश्ते होते थे, वो मुश्किल में मदद भी करते थे। लेकिन कंपनी ने इन व्यापारियों को हटाकर गुमाश्ता नाम के सैलरीड एजेंट्स रख दिए। ये गुमाश्ता बाहरी लोग थे जो अपने साथ सिपाही लेकर गांव में आते, बुनकरों से जबरदस्ती करते, कम दाम देते और उन्हें एडवांस लून के जाल में ऐसा फंसा लेते थे कि बुनकर बेचारे किसी और को अपना माल बेच ही नहीं पाते थे। इसका असर कितना भयानक था, ये 1872 की एक सेंसस रिपोर्ट से पता चलता है। इसमें लिखा है कि कोष्ठी बुनकर समुदाय पर बहुत ही बुरा वक्त आ गया है। वो मैनचेस्टर से आने वाले सस्ते मशीन से बने माल का मुकाबला ही नहीं कर पा रहे हैं और बड़ी संख्या में अपना पुश्तैनी काम छोड़कर दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए गांव से चले गए हैं। सीधी सी बात है, मैनचेस्टर की फैक्ट्रियों ने हमारे बुनकरों के घर उजाड़ दिए थे। पर इस अंधेरे में ना उम्मीद की एक किरण भी थी। अब हम कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां भारत ने अपनी खुद की इंडस्ट्रियल जर्नी शुरू की। ये वो दौर था जब भारत में नई फैक्ट्रियों की नींव रखी जा रही थी। 1854 में बॉम्बे में पहली कॉटन मिल लगी। ठीक अगले ही साल 1855 में बंगाल में पहली जूट मिल शुरू हो गई। 1860 के दशक में कानपुर में एल्गिन मिल खुली और 1874 तक तो मद्रास में भी पहली स्पिनिंग और वीविंग मिल काम करने लगी थी। यानी भारत के अलग अलग कोनों में औद्योगिकरण की एक नई लहर उठ रही थी। लेकिन सवाल ये है कि ये फैक्ट्रियां लगाई किसने? ये थे भारत के पहले साहसी उद्यमी द्वारकानाथ टैगोर और जमशेदजी टाटा जैसे दूरदर्शी लोग। इनमें से कईयों ने अपनी शुरुआती दौलत चीन के साथ व्यापार करके कमाई थी, जिसमें अंग्रेजों के लिए चीन को अफीम एक्सपोर्ट करना और चीन से चाय लेकर इंग्लैंड भेजना भी शामिल था। इसी जोखिम भरे व्यापार से कमाए गए पैसे से उन्होंने भारत में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एम्पायर्स खड़े कर दिए। अब फैक्ट्रियों को चाहिए थे मजदूर, पर एक गांव का आदमी शहर में जाके काम कैसे ढूंढेगा? यहीं पर एंट्री होती है जॉबर की। ये जॉबर फैक्ट्री मालिक का एक पुराना और भरोसेमंद आदमी होता था। उसका काम था अपने गांव से लोगों को लाना, उन्हें शहर में बसने में मदद करना और मुश्किल वक्त में पैसे भी उधार देना। वो एक तरह से गांव वालों के लिए शहर का बड़ा भाई जैसा था। लेकिन इसी वजह से उसके पास बहुत पावर और अथॉरिटी भी आ गई थी। चलिए, अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। माल तो बन गया, पर उसे बेचा कैसे जाए? ये वो दौर था जब विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट का जन्म हुआ। तो देखते हैं कि ब्रिटिश और भारतीय निर्माताओं ने अपना सामान बेचने के लिए क्या-क्या नए तरीके अपनाए। नए ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने का सबसे बड़ा हथियार बना विज्ञापन। जब मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया, तो उन्होंने कपड़ों के बंडलों पर लेबल लगाना शुरू कर दिया। और इन लेबलों पर जानते हैं क्या होता था? अक्सर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें। मैसेज एकदम साफ था, अगर भगवान की तस्वीर है तो चीज अच्छी ही होगी। ये एक तरीका था विदेशी माल को भारतीय ग्राहकों के लिए अपना और भरोसेमंद बनाने। एक और चालाक तरीका था राजा महाराजाओं और नवाबों की तस्वीरों का इस्तेमाल करना। जैसे कि इस लेबल पर महाराजा रणजीत सिंह की तस्वीर है। अब मैसेज बहुत सीधा था, भाई अगर राजा महाराजा इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये तो क्वालिटी में बेस्ट ही होगी। इससे प्रोडक्ट को एक तरह की शाही गारंटी मिल जाती थी। भारतीय निर्माताओं ने भी विज्ञापन का इस्तेमाल किया, पर एक राष्ट्रवादी मोड़ के साथ। इस लेबल को देखिए, इसमें भारत माता की तस्वीर है जो लोगों से स्वदेशी यानी भारत में बनी चीजों का इस्तेमाल करने को कह रही हैं। अब विज्ञापन सिर्फ सामान बेचने का जरिया नहीं रहे, बल्कि राष्ट्रवाद और देश प्रेम का संदेश देने का भी एक बहुत शक्तिशाली माध्यम बन गए थे। तो हमने एक लंबा सफर तय किया है। हमने देखा कि कैसे कुछ लोगों के लिए ये मशीनें सदी का उदय और तरक्की का प्रतीक थीं,
लेकिन इस पूरी कहानी को समझने के बाद क्या ये कहा जा सकता है कि द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन सिर्फ तरक्की की ही कहानी थी? या फिर ये एक ऐसी कहानी है जिसमें तरक्की की रोशनी के साथ साथ लाखों कारीगरों और मजदूरों की जिंदगी का अंधेरा भी छिपा हुआ है? इस पर सोचिएगा जरूर।